हेलो हेलो जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अजय कुमार गुप्ता। आज हम आपको साइंस के वैसे प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, आज का वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप आज का क्लास आप पूरी शुरू से लेकर के अंत तक कर लेते हैं तो आज की क्लास से आप 3 से 4 क्वेश्चन पक्का क्लियर करके चल जाते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी का लाभ हो। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है। यानी पॉलिश युक्त मतलब हो गया पॉलिश किया हुआ जो चावल होता है उसमें से अगर हम लोग पॉलिश किया हुआ चावल को अगर खाते हैं तो कौन सा रोग होने की संभावना होती है वो आपको बताना है। तो बताइएगा, सबसे पहले पॉलिश युक्त चावल को सेवन करने से उसमें से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो पॉलिश युक्त चावल खाने से हम लोग को विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 जिसे हम लोग थायमिन बोलते हैं। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, विटामिन B1 जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। और आपको पता होगा ना विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बोलेंगे बेरी रोग होता है। ठीक है, यानी आपका आंसर पता चल गया कि पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होता है, तो बोलेगा बेरी। और बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1 जिसे हम लोग थायमिन बोलते हैं। या सीधा सीधी बोलेगा कि पॉलिश युक्त चावल खाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, बोलेगा विटामिन B1। क्लियर है दोस्तों। अब आइए देखिए सूखा रोग। ठीक है, सूखा रोग का अच्छा चले पहले विटामिन का हम लोग ऑपरेशन कर लेते हैं। पहले विटामिन, आप हमको बताइएगा विटामिन की खोज कौन किया। सबसे पहले आपका है विटामिन का खोज। ठीक, आप हमको बताइए विटामिन का खोज कौन किया और विटामिन का नामकरण कौन दिया। विटामिन का खोज कौन किया और विटामिन का नामकरण कौन दिया वो हमको बताइएगा। चलिए दोस्तों, अगर बोलेगा विटामिन के खोज तब बोलेगा जी हॉपकिंस। विटामिन का खोज कौन किया, जी हॉपकिंस ने किया। और विटामिन नाम का शब्द का प्रयोग कौन किया, तब बोलेगा फंक ने किया। कौन ने किया, फंक ने 1911 ईस्वी में किया है। समझिएगा, विटामिन के खोज जी हॉपकिंस ने किया और विटामिन शब्द का नाम कौन दिया, फंक ने कब दिया, 1911 ईस्वी में। विटामिन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, विटामिन जो है 2 प्रकार का होता है। एक आपका घुलनशील के अनुसार, ठीक है, घुलनशीलता के अनुसार विटामिन 2 प्रकार का। एक आपका जो है वसा में घुलता है और एक आपका जल में घुलता है। विटामिन 2 प्रकार का होता है, एक आपका वसा में घुलने वाला और एक आपका जल में घुलने वाला। वसा में घुलने वाला कौन कौन है, ADE के जो आपका वसा में घुलता है। और विटामिन B और C आपका किस में घुलता है, जल में घुलता है। एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बोलेगा कौन सा विटामिन वसा में घुलती है, बोलेगा ADE और कौन सा विटामिन जल में घुलती है, बोलेगा B और C। आप हमको बता दीजिए कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है। ठीक है, शरीर में कौन सा विटामिन बनता है, तो शरीर में आपका 3 विटामिन बनता है, A, D और K। शरीर में हमारे 3 विटामिन बनता है, A, D, K। A आपका कहाँ बनता है, बोलेगा यकृत में बनता है। ए जो विटामिन ए का निर्माण कहाँ पे होता है हमारे शरीर में, यकृत में। विटामिन डी का कहाँ पे होता है, त्वचा में। किससे मिलती है, तो त्वचा में त्वचा द्वारा सूर्य की प्रकाश से मिलती है। ठीक है, और विटामिन के का बात करेगा, विटामिन के कहाँ से बनती है, छोटी आंत से। देखिए दोस्तों, आपको क्या क्या हम बताएं, विटामिन घुलनशीलता के आधार पे 2 प्रकार का, एक वसा में घुलने वाला और एक आपका जल में घुलने वाला। वसा में घुलने वाला कौन कौन है, ADE और जल में घुलने वाला कौन कौन है, B और C। ठीक है, अब हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है, तो बोलेगा विटामिन बनने वाला ADK है। विटामिन ए कहाँ बनता है, यकृत में। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, हमारे यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है, तो हमारा क्या होगा, विटामिन ए। ठीक है, डी भी बनता है, डी त्वचा द्वारा सूर्य के प्रकाश से मिलती है। और विटामिन के कहाँ बनती है, छोटी आंत से। क्लियर है। तो चलिए हम लोग देखिए, विटामिन की खोज जी हॉपकिंस ने, नाम दिया था फंक ने।
वसा में और जल में घुलनशील भी देख लिए, हमारे शरीर में देख लिए। अब आइए इधर ऑप्शन का भी ऑपरेशन कर लेते हैं भाई। देखिए ऑप्शन में दिया सूखा रोग। सूखा रोग किस कमी का होता है? इसे हम लोग एक तरह से बोलते हैं रिकेट्स ही बोलते हैं। सूखा रोग को रिकेट्स बोलते हैं और विटामिन डी की कमी से होता है ना, आप जानते होंगे। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, और ब्लू बेबी सिंड्रोम ये कोई विटामिन की कमी से नहीं होती है, ये नाइट्रेट, जल में नाइट्रेट की अधिकता से होती है। जल में नाइट्रेट की अधिकता से क्या होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? ऑप्शन है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों पहले हाइड्रोफोबिया, यह हाइड्रोफोबिया मतलब हो गया जल से डर, यानी हाइड्रोफोबिया मतलब हो गया पानी से डर, ठीक है। और ये हाइड्रोफोबिया को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं रेबीज। हाइड्रोफोबिया कोई दूसरा नाम क्या है? रेबीज। और आपको पता होना चाहिए रेबीज किससे होती है, तो बोलेगा कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया बोले या रेबीज बोले, किससे होती है? कुत्ते के काटने से। कौन सी बीमारी होती है? रेबीज होती है। और अगर आपको रेबीज हो गया ना तो आपको क्या लगने लगेगा? पानी से डर लगने लगेगा। और पानी से डर लगने लगेगा मतलब हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। साइंस की भाषा में हाइड्रो मतलब होता है जल, और फोबिया मतलब होता है क्या होता है? डर, ठीक है। तो आपको हाइड्रोफोबिया मतलब हो गया जल से डर, यानी पानी से डर। अब ये बोलता है हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होती है? तो हाइड्रोफोबिया जो होती है विषाणु जनित रोग है। हम आपको, अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा तो हम आपको जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ से होने वाला ट्रिक बता देंगे कि कौन सा रोग होता है, तो ताकि सभी आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो पक्का टपकेगा, ठीक है। तो अगर आप हमें कमेंट करके बताइएगा तो हम आपको जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, विषाणु द्वारा होने वाला रोग, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, ठीक है, सब हम आपको बता देंगे। आइए अभी हम इसको देखते हैं। हाइड्रोफोबिया पानी से डर, रेबीज। रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से। आप हमको बताइएगा कि रेबीज कुत्ता के अलावा और कौन सा जीव काटेगा तो हो जाएगा? तो आपको कुत्ता के साथ साथ चमगादड़, अगर चमगादड़ भी काटता है तो कौन सा बीमारी हो जाती है? रेबीज। चमगादड़ के भी काटने से कौन सा बीमारी होती है? रेबीज होती है। आप हमको बताइएगा, अभी सुने होंगे ऑस्ट्रेलिया में चूहों की बारिश हो रही है, और चूहा काटने से कौन सा बीमारी होती है दोस्तों? तो चूहा के काटने से प्लेग बीमारी होती है, जिसे काली मौत कहा जाता है। चूहे के काटने से कौन सा बीमारी हो जाती है? प्लेग होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? काली मौत बोलते हैं। रेबीज के टीका की खोज कौन किया? रेबीज के टीका की खोज कौन किया? चलिए बताइए, रेबीज के टीका की खोज कौन किया? तो रेबीज के टीका की खोज कौन किया? लुई पास्चर। आपको पता होना चाहिए लुई पास्चर ने दूध का पास्चुराइजेशन का भी खोज किया। दूध के पास्चुराइजेशन, है ना, दूध के पास्चुराइजेशन का भी खोज किसने किया? लुई पास्चर ने। यानी लुई पास्चर ने दो चीज का खोज किया, एक आपका रेबीज का टीका हो गया और एक आपका दूध का पास्चुराइजेशन। ये दोनों का दोनों खोज कौन किया? लुई पास्चर ने किए हैं। क्लियर है? आपको इतना याद रखना है। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बीच में छोड़ करके एकदम ना भागे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? ऑप्शन ए नाइट्रेट, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी कैडमियम और ऑप्शन डी आर्सेनिक। आइए हम कमी से होने वाले रोग का आज हम लोग लफड़ाई खत्म कर देते हैं। ये नाइट्रेट, ठीक है, जल में नाइट्रेट की अगर मात्रा रहेगी ना तो कौन सा बीमारी होगी? तभी हम लोग पढ़े थे ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल की अधिकता, जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण अगर पारा की अधिकता रहेगा तो कौन सा बीमारी होती है? मिनी माता। और कैडमियम आपका क्या हो जाएगा? इटाई रोग किसके कारण होती है? बोलेगा कैडमियम। यानी जल में कैडमियम की अगर अधिक मात्रा रहेगी तो कौन सा बीमारी होगा? इटाई। और अगर आर्सेनिक की मात्रा रहेगा कौन सा रोग होगा? तो बोलेगा आर्सेनिक की मात्रा मतलब होता है त्वचा कैंसर।
क्या होता है दोस्तों? त्वचा कैंसर होता है। ये चारों ऑप्शन का हम लोग ऑपरेशन कर लिए। नाइट्रेट की अधिकता में ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है, और ब्लू बेबी सिंड्रोम में बच्चे का चेहरा कैसा हो जाता है, कौन सा कलर का? तो बोलेगा नीला कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला कलर का हो जाता है। जल में पारे की अधिकता से कौन सा बीमारी होगा? मिनी माता, ठीक है। और कैडमियम से आपका इटाइटाई रोग, और आर्सेनिक से क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर। ये चारों का चारों ऑप्शन आपको याद हो रहना चाहिए। चलिए हम लोग अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5। मलेरिया रोग किस जीव कारण से होता है? ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, नन ऑफ दीज, ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम आपको पिछले क्वेश्चन में बोले थे कि ये जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, विषाणु द्वारा होने वाले रोग और प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग का हम एक वीडियो ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। अगर आपकी आदेश हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए अभी हम लोग मलेरिया किस रोग के, मलेरिया जो है किस जीव के कारण होती है? तो मलेरिया जो होती है प्रोटोजोआ से होती है, और मलेरिया प्रोटोजोआ से होती है। ये बताया कौन? तो बोलिएगा ये बताने वाले थे रोनाल्ड रॉस, ठीक है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होती है, बताने वाले कौन थे? रोनाल्ड रॉस, ठीक है। आप हमको बताइएगा मलेरिया का वाहक कौन है दोस्तों? तो मलेरिया का वाहक कौन है? बोलेगा मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज क्या है? मलेरिया का वाहक है। ये मादा एनाफिलीज मलेरिया का वाहक है। एक होता है मादा एंडीज। मादा एंडीज जो होता है वो डेंगू का वाहक है। किसका वाहक है? डेंगू का वाहक है। एक होता है आपका मादा क्यूलेक्स, और ये मादा क्यूलेक्स जो है ना आपका फलेरिया का वाहक है, जिसे हम लोग हाथी पांव भी बोलते हैं। ये मादा करके तीनों याद रखिएगा। मादा एनाफिलीज मलेरिया का वाहक है, मादा एंडीज डेंगू का वाहक है, और मादा क्यूलेक्स जो है फलेरिया का वाहक है। ये सब क्या? मच्छर है, ठीक है। आप हमको बता दीजिएगा कि मलेरिया की दवा, आप हमको बताइएगा मलेरिया की दवा, क्या बताइएगा? मलेरिया की दवा किससे प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया की दवा ना सिनकोना की छाल, याद रखिएगा, मलेरिया की दवा सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। ये सिनकोना है, सिनकोना की छाल से क्या प्राप्त की जाती है? मलेरिया की दवा। तो मलेरिया से आपको, इस क्वेश्चन से आपको इतना क्वेश्चन को क्या करना है? याद रखना है। हम इसका एक ट्रिकी वीडियो बनाएंगे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ से होने वाले। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके रखिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास हमारी ये बात पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े। अगर हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमें ऊर्जा मिलेगी, और हम और तरह नए तरह का वीडियो आपके समझ लेकर के आएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, देखिए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में चलते हैं। बोलता है हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका, वेरी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। बोलता है क्या हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो आपका आंसर बता दें, हमारा आंसर क्या होगा? पोटेशियम होगा। हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम से। आप हमको बताइएगा हृदय की, ऐसे बताइए, पहला क्वेश्चन आप बताइएगा कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो बोलेगा 72 बार। हमारा जो हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? एक बार धड़कने में, ठीक है, एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन एक बार धड़कने में जो उसको समय लगता है 0.8 सेकंड लगता है। कितना समय लगता है? 0.1 सेकंड लगाता है। हमारे शरीर का कौन सा भाग है जो कभी विश्राम नहीं करता है? तो बोलेगा हमारे शरीर का कौन सा भाग जो कभी विश्राम नहीं करता है? हृदय। कौन है? हृदय कभी विश्राम नहीं करता है। उसी दिन विश्राम करेगा जिस दिन मनुष्य की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अगर हृदय विश्राम कर लिया, अगर हृदय आराम कर लिया, तो सोच लीजिए मनुष्य को क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। चलिए आगे हमको बताइएगा हृदय और उनकी बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय और उनके बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन, हृदय उसकी बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप हमको बताइएगा क्या कहलाता है? बोलेगा कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी।
कार्डियोलॉजी। हृदय और उसके संबंधित बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। एक आपका होता है ईसीजी, एक होता है आपका ईसीजी और एक होता है ईईजी। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी का संबंध किससे है? तो आप बोलिएगा हृदय से। और ईईजी का संबंध किससे है? तो इसका हो जाएगा मस्तिष्क के। ये दोनों आपको ध्यान में रखना, बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ईसीजी का यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का संबंध किससे? हृदय से। और ईईजी का संबंध किससे है? तो बोलेगा ईईजी का संबंध किससे है? मस्तिष्क से है। बताइएगा हृदय का वजन कितना होता है? तो हृदय का जो हमारा वजन होता है ना, सामान्य मनुष्य का हृदय का जो वजन होता है वो आपका कितना होता है? बोलेगा 300 ग्राम होता है। ये सामान्य मनुष्य का हृदय का वजन कितना होता है दोस्तों? 300 ग्राम होता है। एक होता है पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो बोलेगा पेसमेकर, ठीक है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो बोलेगा पेसमेकर का भी संबंध किससे है? तो पेसमेकर का भी संबंध आपका हृदय से है। ये पेसमेकर का काम क्या जानते हैं? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। पेसमेकर का काम क्या है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। क्या है? पेसमेकर का संबंध दिल की हृदय से है और पेसमेकर का काम क्या? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। दोस्तों क्या है पेसमेकर का संबंध? दिल की धड़कन को प्रारंभ करना है। क्लियर है? आप हमको बताइएगा मानव हृदय कुल कितने चेंबर का होता है? तो मानव हृदय जो होता है वो 4 चेंबर का होता है। कितना चेंबर का होता है? 4 चेंबर का होता है। आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा मछली का हृदय कितने चेंबर का होता है, मगरमच्छ का हृदय कितने चेंबर का होता है, सरीसृप का हृदय कितने चेंबर का होता है। ये सब आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए? छाप दीजिएगा। क्या कीजिएगा? इसको छाप दीजिएगा। एक क्वेश्चन आप हमको बता दीजिएगा कि दिल का दौरा कब पड़ता है। एक क्वेश्चन और आपको बताना है कि दिल का दौरा कब पड़ता है? जब हृदय में रक्त की आपूर्ति में क्या हो जाती है? कमी। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। हृदय में अगर रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाती है, कमी होने से क्या होता है? दिल का दौरा पड़ता है। दिल का दौरा पड़ता है। ये आप इतना क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप इसको कॉपी पेन लेकर के पूरा छाप लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिक्स नहीं कीजिएगा। आज का सेशन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का मिलने वाली है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपका, अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करती है? अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करती है? महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अबिंदुकता नामक रोग। सबसे पहले समझिएगा अबिंदुकता रोग जो होती है वो आंख को प्रभावित करती है और आंख को प्रभावित करने वाली रोग हम देखिएगा 4 गो रोग बताएंगे दोस्तों। एक आपका हो गई अबिंदुकता, एक आपका क्या हो गई? अबिंदुकता। दूसरा देखिएगा दोस्तों निकट दृष्टि दोष, एक आपका हो गया निकट दृष्टि दोष और एक आपका होता है दूर दृष्टि दोष और एक होता है आपका दोस्तों जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। ये 4 प्रकार का रोग है और चारों का इलाज अभी हम आपको बता रहे हैं। अगर अबिंदुकता होती है तो आपका जो चश्मा बनेगा उस चश्मे पे कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? तो बोलेगा बेलनाकार लेंस लगाना पड़ेगा। अबिंदुकता मतलब होती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको दिखने में थोड़ा असुविधा महसूस होगी, इसके लिए आपको बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। निकट दृष्टि दोष होती है, इसके लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? बोलेगा अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। अगर दूर दृष्टि दोष होती है उसके लिए आपको उत्तल लेंस लगाना पड़ता है और अगर जरा दृष्टि दोष होती है तो इसके लिए आपको बाइफोकल लेंस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? बाइफोकल लेंस लगाना पड़ता है। ये चारों का चारों आपका आंख से संबंधित बीमारी है और ये याद रखिएगा दोस्तों। आइए अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन का ऑपरेशन करते हैं। भाई ये गला को प्रभावित करने वाला कौन सा बीमारी आपको पता होना चाहिए। ये गला किस बीमारी को प्रभावित, कौन सा बीमारी गला को प्रभावित करती है? तो बोलेगा घेंघा रोग किस अंग को प्रभावित करती है? गला को। पर आपको पता ना घेंघा रोग किसके कमी से होता है? तो बोलेगा घेंघा रोग किसके कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है।
आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होती है? घेंघा रोग होती है। और घेंघा रोग किस अंग को प्रभावित करती है? गला को, थायराइड ग्रंथि जो बढ़ जाती है। मस्तिष्क में दोस्तों, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी है? आपको पता होना चाहिए, एल्जाइमर। क्या होता है दोस्तों? एल्जाइमर। क्या होता है? एल्जाइमर जो होती है, जिसे हम लोग मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं। मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करती है? मस्तिष्क को। और यकृत को कौन सा बीमारी प्रभावित करती है? पीलिया। क्या करती है? पीलिया। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का पूरा हम लोग देख लिए। हमें उम्मीद है कि आपको इस तरह का सेशन अच्छा लगेगा। अब वीडियो को रोकना नहीं है, वीडियो को देखते देखते चलिए पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक वीडियो को आप शेयर कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 7 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? सबसे पहले तो ये बीसीजी का लफड़ा खत्म करते हैं। ये बीसीजी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तब बोलेगा बैसिलस। क्या होता है दोस्तों? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ये बीसीजी का फुल फॉर्म होता है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। आप हमको बताइएगा बीसीजी का टीका किस बीमारी के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए बीसीजी का टीका जो है ना, बीसीजी का टीका ये यक्ष्मा बोले या टीबी बोले, तपेदिक बोले, ये जितना भी बीमारी है ये सब के रोकथाम के लिए सब एक ही बीमारी है। ट्यूबरकुलोसिस बोले, ये सब एक ही बीमारी, यानी बीसीजी का टीका जो है टीबी बीमारी के रोकथाम के लिए बच्चों को लगाया जाता है। लेकिन ये कब लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका नवजात शिशु को मतलब तुरंत, यानी जन्म लेने के तुरंत बाद उसको बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ताकि उसके भविष्य में टीबी रोग होने की संभावना कम हो। आप हमको बताइएगा बीसीजी टीके की खोज कौन किया है? बीसीजी टीके की खोज कौन किया है? आप हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों। बीसीजी टीके की खोज कौन किया है? बीसीजी टीका की खोज कौन किया है? आपको पता ना सबसे पहला टीका खोजा जाने वाला कौन सा? सबसे पहला टीका कौन सा खोजा गया था? तो सबसे पहला टीका, ठीक है, पहला टीका जो खोजा गया था किस बीमारी का? तो आपको पता होना चाहिए चेचक बीमारी का। और ये चेचक के टीके की खोज कौन किया था? आपको पता है ना, एडवर्ड जेनर। ये कौन किए थे? एडवर्ड जेनर किए थे। चेचक के टीके की खोज कौन किए थे? एडवर्ड जेनर। ठीक है, आपको बीसीजी के टीका की खोज कौन किया है उसे आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क मेरा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसको हम लोग को सही मिलान करना है। ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है खैरा रोग क्या जीवाणु से होता है? नींबू का कैंकर रोग हरे शैवाल से होता है? रानीखेत रोग जिंक से होता है क्या? यानी आप मिलान कीजिए कि कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए ना खैरा रोग। पहले खैरा रोग किस में होता है? तो ये धान का खैरा रोग, पता है ना, पूछा जाता है कि धान का खैरा रोग किसके कमी से होता है? तो देखिएगा मिलान कर रहे हैं। धान का खैरा रोग होता है किसके कमी से? जिंक की कमी से। जिंक बोले या जस्ता बोले, तो देखिए पहला का क्या हो जाएगा? इधर हम लोग ए, बी और सी और डी कर देते हैं। ठीक है, देखिए धान का खैरा रोग किसका का हो जाएगा? जिंक या जस्ता से। ठीक है, नींबू का कैंकर रोग, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये रानीखेत आपको तो जरूर पता होगा, मुर्गियों से होता है। रानीखेत किससे होता है दोस्तों? मुर्गियों से होता है। यानी क्वेश्चन नंबर सी का क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। और नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो बोलेगा जीवाणु से होता है। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। लाल में चाय में लाल रक्त रोग किससे होता है? तो आपका कौन सा ऑप्शन बच गया? हरे शैवाल से होता है। क्या हो जाएगा इसका? हरा शैवाल हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर हम आपको इतना मेहनत करके पढ़ा रहे तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि वीडियो को देख करके छोड़े नहीं, वीडियो को देख करके अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9
आपका बोल रहा है लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, ये भी आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप वीडियो को देखना ना भूलें और हमें कमेंट करके फिर ये बताइएगा क्या आपको इस तरह का सेशन अगर अच्छा लगेगा तो हम आपको डेली इसी तरह का सेशन लेकर के आएंगे एक वीडियो में। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैक्सिमम कमेंट आपका आना चाहिए। अगर मैक्सिमम कमेंट रहेगा और मैक्सिमम व्यूज रहेगा, हमारे सभी वीडियो का रिकॉर्ड इस वीडियो में टूटना चाहिए। अगर मैक्सिमम व्यूज रहेगा तो हम आपको डेली इसी तरह का सेशन, एक साइंस का भी हम आपको डेली लेकर के आएंगे। अगर आर्ट्स पेपर का भी अगर आपको डिस्कशन चाहिए 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कमेंट कीजिएगा, जैसा आपका मैक्सिमम कमेंट रहेगा कोशिश करेंगे कि हम उसी तरह का वीडियो लेकर के आएंगे। देखिए दोस्तों, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? मरासमस, एनीमिया, क्वाशियोकर, मधुमेह। आइए सबसे पहले मरासमस का बात करेंगे। मरासमस किसकी कमी से होता है? तो बोलेगा मरासमस हमारी प्रोटीन की कमी से होता है। मरासमस हमारी किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। लोहे की कमी से कौन सा बीमारी होती है? एनीमिया। लोहे की कमी से कौन सा बीमारी होती है? एनीमिया होती है। क्वाशियोकर किसकी कमी से होती है? ये भी आपका प्रोटीन की कमी से होती है। ये भी आपका किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। और ये मधुमेह में से तो आप सब परिचित होंगे ना, जिसे आप बोलचाल की भाषा में शुगर बोलते हैं। ये मधुमेह किसकी कमी से होती है दोस्तों? ये मधुमेह किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से होती है। और इंसुलिन की खोज कौन किया? इंसुलिन की खोज किया एफ बेंटिंग बेस्ट, है ना। इंसुलिन की खोज कौन किया? एफ बेंटिंग बेस्ट किया। ये चारों ऑप्शन का हम लोग ऑपरेशन कर ले दोस्तों। अब चलते हैं, आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आज हम आपको 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं और चलिए 10वां क्वेश्चन हम लोग अगले देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सही मिलान करें। एक तरफ आपका रोग है और एक तरफ प्रभावित अंग है, यानी रोग से प्रभावित होने वाले अंग है। देखिए बोलता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा किस अंग को प्रभावित करती है? तो ग्लूकोमा बोले या ट्रेकोमा बोले, ग्लूकोमा बोले या ट्रेकोमा बोले, ये दोनों का दोनों किस अंग को प्रभावित करती है? आंख को। किस अंग को प्रभावित करेगी? आंख को। एल्जाइमर के बारे में अभी तो हम लोग पीछे पढ़े थे, किस अंग को प्रभावित करती है? मस्तिष्क को। मलेरिया में देखिएगा, मलेरिया हम लोग किसको प्रभावित करती है? आरबीसी की शरीर में कमी हो जाती है, प्लीहा को प्रभावित करती है। और पीलिया से किस अंग को प्रभावित किया होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। ये आज हम लोग 10 क्वेश्चन का दोस्तों कंप्लीट किए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। आप अभी तक हमारा जो वीडियो है सबका रिकॉर्ड इस वीडियो में टूटना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको डेली एक साइंस का 10 क्वेश्चन का डिस्कशन, इसी तरह से पूरा फुल डिस्कशन और हम अधिक से अधिक डिस्कशन देने का प्रयास करेंगे। और एक आर्ट्स पेपर का भी डिस्कशन, और जो हमारा मैथ में आर.एस. अग्रवाल का जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन का भी 3D हम लोग कर रहे हैं, उसे हम लोग तो कंटिन्यू जारी रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। चलिए धन्यवाद।